आज के इस गहन विमर्श में हम एक ऐसे विषय को खोलने जा रहे हैं जो हम सबके पेशेवर और निजी जीवन से गहराई से जुड़ा है, लीडरशिप। लेकिन हम उन घिसी-पिटी कॉर्पोरेट थ्योरीज के बारे में बात नहीं करने वाले हैं जो अक्सर सिखाती हैं कि मीटिंग कैसे चलानी है या लोगों को प्रभावित कैसे करना है। बिल्कुल, वो तो बहुत ही सतही बातें हो जाती हैं। हाँ, तो आज हमारे सामने जो स्रोत सामग्री है ना, वो सीधे सीधे आधुनिक नेतृत्व की पूरी नींव को चुनौती देती है। सही कहा। हमारे पास संदीप चौहान के 2 बेहद दार्शनिक और विश्लेषणात्मक कार्य हैं। एक है गीता, गवर्नेंस मॉडल फॉर रियलिटी, और दूसरा है कृष्णा, अ सिंबल ऑफ इंटेलिजेंस। ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हैं। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन बहुत स्पष्ट है। हमें इन स्रोतों के आधार पर यह समझना है कि क्यों आज के इस जटिल और तेजी से बदलती दुनिया में हमें सिखाए हुए लीडर्स की नहीं, बल्कि संतुलित बुद्धि की सख्त जरूरत है, जिसे हम अलाइंड इंटेलिजेंस कहते हैं। हाँ, एकदम सही। तो चलिए सीधे इसमें उतरते हैं। देखिए, मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि हम सब अपने दिमाग में लीडरशिप की एक बहुत ही यांत्रिक छवि लेकर चलते हैं, मतलब एक रिमोट कंट्रोल की तरह। रिमोट कंट्रोल दिलचस्प है। हाँ, मतलब हम मानते हैं कि एक ऊंचा पद मिल गया तो आपके हाथ में रिमोट आ गया, आप बस एक बटन दबाते हैं और स्क्रीन पर चैनल बदल जाता है। संकट आया, लीडर ने आदेश दिया और सब कुछ नियंत्रण में आ गया। आपकी ये जो रिमोट कंट्रोल वाली छवि है ना, ये बहुत सटीक रूप से उस भ्रम को दर्शाती है जिसमें ज्यादातर संगठन जी रहे हैं। हम एक ऐसी दुनिया में काम कर रहे हैं जो पूरी तरह से अप्रत्याशित है, जहां अनिश्चितता हर तरफ है, लेकिन हम आज भी उस रिमोट के काम करने की उम्मीद कर रहे हैं। और यहीं पर वो पुरानी सोच विफल हो जाती है। बिल्कुल। और चौहान का जो काम है वो इसी नियंत्रण के भ्रम को तोड़ता है। उनका साफ तर्क है कि नेतृत्व कोई पद, कुर्सी या आदेश देने की मशीन नहीं है। तो फिर क्या है? ये भारी दबाव और भयंकर अनिश्चितता के बीच बुद्धि का एक ऑपरेटिंग मोड है। मुख्यधारा की सोच कहती है कि लीडर वो है जो नियंत्रण रखता है, जबकि चौहानियन विचार कहता है कि लीडर वो है जो अनिश्चितता के बीच अपनी और अपने सिस्टम की बुद्धि को सही दिशा में संतुलित रखता है। लेकिन एक बात बताइए, मेरे अपने अनुभव में जब चीजें टूट रही होती हैं, जब आग लगी होती है, तो सिस्टम को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो स्टीयरिंग व्हील को पूरी तरह से अपने हाथ में ले ले। जब चारों तरफ घबराहट हो तो कोई तो होना चाहिए जो कमान संभाले ना। क्या ये स्रोत सामग्री लिए सुझाव दे रही है कि लीडर स्टीयरिंग छोड़ दे और बस चुपचाप खड़ा रहे? अरे नहीं, स्टीयरिंग छोड़ने की बात बिल्कुल नहीं है। बात यह समझने की है कि संकट के समय सिस्टम को वास्तव में किस चीज की जरूरत होती है। मतलब? देखिए, जब कोई संगठन अनिश्चितता का सामना करता है तो उस अनिश्चितता के साथ एक भारी तनाव पैदा होता है। चौहान के सिद्धांत के अनुसार एक असली लीडर स्टीयरिंग को सख्ती से पकड़कर आदेश नहीं चिल्लाता, वो एक दबाव सहने वाली उपस्थिति के रूप में कार्य करता है। लोड बियरिंग प्रेजेंस। हाँ, एकदम सटीक शब्द है, लोड बियरिंग प्रेजेंस। इसका मतलब है कि वह उस अनिश्चितता से पहला होने वाले तनाव और घबराहट को खुद में सोख लेता है। अच्छा। वह एक ऐसा मनोवैज्ञानिक दायरा बनाता है जहां उसकी टीम बिना किसी खौफ के अपनी क्षमता और बुद्धि का प्रयोग कर सके। ये सुनना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल दुनिया के कॉर्पोरेट बोर्डरूम्स में मैंने जो देखा है वो इसका बिल्कुल उल्टा है। हाँ, वो तो है। जब भी कोई बड़ा संकट आता है, जो व्यक्ति शीर्ष पे बैठा होता है वो खुद सबसे पहले असुरक्षित महसूस करता है, और फिर वो क्या करता है? वो अपना सारा दबाव, अपना सारा डर अपने से नीचे काम करने वालों पर डाल देता है। बिल्कुल। मैं इसे दहशत का हस्तांतरण या पैनिक ट्रांसफर कहना पसंद करती हूँ। लीडर खुद को बचाने के लिए पूरी टीम में दहशत फैला देता है। ये पैनिक ट्रांसफर जो आपने कहा, ये असल में पूरे सिस्टम की बुद्धिमत्ता को लकवा मार जाने जैसा है। जब एक पारंपरिक लीडर अपना डर नीचे की ओर धकेलता है तो वो केवल लोगों को डरा नहीं रहा होता, वो टीम की सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर रहा होता है। डरे हुए लोग समाधान नहीं खोजते, वे बस खुद को बचाने के तरीके खोजते हैं। बिल्कुल सही। चौहानियन मॉडल में एक लीडर किसी इमारत की उस दीवार की तरह नहीं है जो सारा बोझ दूसरों पे डाल दे। वो कार के एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह है। शॉक एब्जॉर्बर? हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प सादृश्य है। इसे थोड़ा और स्पष्ट करेंगे? देखिए, जब कोई कार किसी उबड़ खाबड़ रास्ते से गुजरती है तो शॉक एब्जॉर्बर कार को चलाता नहीं है, वो दिशा भी तय नहीं करता। उसका एकमात्र काम उन हिंसक झटकों को सोख लेना है ताकि कार के अंदर बैठे यात्री आराम से अपना काम कर सके। हाँ, अगर शॉक एब्जॉर्बर झटके अंदर भेज दे तो फिर तो यात्री हिलते ही रह जाएंगे। एकदम सही।
और एक असली लीडर भी यही करता है। जब बाजार गिरता है या कोई बड़ी रणनीति विफल हो जाती है, तो वो उस पल की दहशत को अपनी स्थिरता से सोख लेता है। वो प्रतिक्रियावादी घबराहट नहीं दिखाता। मतलब वो पैनिक नहीं करता। वो तनाव का संवाहक नहीं, बल्कि अवरोधक बन जाता है, एक इंसुलेटर की तरह। इस तरह उसकी टीम बिना बिखरे समाधान पर काम कर पाती है। लेकिन अगर एक लीडर शॉक एब्जॉर्बर है, जो बस झटकों को सोख रहा है, तो वो टीम को दिशा कैसे दिखा रहा है? क्योंकि पारंपरिक सोच में तो जो दिशा दिखाता है वो सबसे आगे, सबसे ऊंचे मंच पर खड़ा होता है ना, उसके पास एक आधिकारिक अथॉरिटी होती है। हाँ, ये आम सोच है। लेकिन जो व्यक्ति चुपचाप झटके सोख रहा है, वो बिना शोर मचाए इस पूरे सिस्टम को चला कैसे सकता है? इसी सवाल का जवाब चौहान अपनी पुस्तक में कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में कृष्ण के उदाहरण से देते हैं। अच्छा। और देखिए, ये कोई धार्मिक चर्चा नहीं है, ये शुद्ध रूप से नेतृत्व की एक संरचनात्मक केस स्टडी है। जरा इस व्यवस्था को देखिए। कुरुक्षेत्र के मैदान में कृष्ण के पास कोई सेना नहीं थी। हाँ, उन्होंने हथियार उठाने से भी इनकार कर दिया था। बिल्कुल। और उनके पास राजा या सेनापति जैसा कोई भी आधिकारिक पद नहीं था। कागज पर उनका कोई अधिकार या अथॉरिटी नहीं थी। तकनीकी रूप से देखा जाए तो सिर्फ एक सारथी थे। फिर भी वे उस पूरे युद्ध में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति थे। यहां हम अधिकार के बिना प्रभाव यानी इन्फ्लुएंस विदाउट अथॉरिटी की अवधारणा देखते हैं। कृष्ण का प्रभाव किसी को डराने, सजा देने या अपना दबदबा कायम करने से नहीं आ रहा था। उनका प्रभाव स्पष्टता और मार्गदर्शन से आ रहा था। सही बात है। जब आप किसी पर अपना अधिकार थोपते हैं तो आप उसे अपने अधीन कर लेते हैं और उसकी खुद की निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर कर देते हैं। लेकिन जब आप उसे सही दिशा दिखाते हैं, जिसे हम अलाइनमेंट कह सकते हैं, तो सिस्टम अपनी पूरी ताकत से खुद काम करता है। मैं इसे आज की दुनिया के एक परिदृश्य में रखकर देखती हूँ। मान लीजिए एक आधुनिक टेक कंपनी में एक प्रोडक्ट मैनेजर है। कंपनी की संरचना ऐसी है कि उस प्रोडक्ट मैनेजर के पास डिजाइनर्स या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पर कोई सीधी अथॉरिटी नहीं है। वो उन्हें काम से निकाल नहीं सकता, नहीं उनका प्रमोशन तय कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही होता है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशंस में। हाँ, फिर भी उसे उन सभी से एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनवाना है। अगर वो बॉस की तरह बर्ताव करेगा तो कोई उसकी नहीं सुनेगा। उसे ठीक इसी अधिकार के बिना प्रभाव का इस्तेमाल करना होगा। ये एकदम सटीक उदाहरण है। उस प्रोडक्ट मैनेजर को अपनी अदृश्य लीडरशिप का प्रदर्शन करना होगा। इनविजिबल लीडरशिप। अदृश्य लीडरशिप। हाँ। जवान का मानना है कि नेतृत्व का अंतिम लक्ष्य ये साबित करना नहीं है कि लीडर कितना होशियार है। असली नेतृत्व का अंतिम लक्ष्य खुद को अनावश्यक बना देना है, अननेसेसरी बना देना। ये तो बहुत ही विरोधाभासी बात हो गई। कोई भी इंसान खुद को अनावश्यक क्यों बनाना चाहेगा, खासकर आज के कॉर्पोरेट माहौल में जहां हर कोई खुद को कंपनी के लिए अपरिहार्य साबित करने की होड़ में है। हर लीडर चाहता है कि जब वो कमरे में आए तो सब उसे देखें। खुद की जरूरत ही खत्म कर देना तो किसी के लिए भी अपने ईगो की हत्या करने जैसा है। और यही आधुनिक नेतृत्व की सबसे बड़ी विफलता है। अच्छा। लीडर्स को लगता है कि इस सिस्टम को उनकी जरूरत होनी चाहिए, तभी वह महत्वपूर्ण है। लेकिन जब एक लीडर सही मायने में अदृश्य हो जाता है तो लोग इसलिए सही काम नहीं करते क्योंकि कोई बॉस उन्हें देख रहा है या आदेश दे रहा है। वे इसलिए काम करते हैं क्योंकि उन्हें अपनी भूमिका स्पष्ट है। बिल्कुल, उन्हें अपने लक्ष्य की स्पष्टता मिल चुकी होती है। जब तक एक लीडर खुद को कहानी के केंद्र में रखने के लालच से मुक्त नहीं होता, वह सिस्टम का मार्गदर्शन नहीं कर सकता। वो हमेशा ऐसे फैसले लेगा जो कंपनी के लिए नहीं बल्कि उसकी अपनी छवि चमकाने के लिए अच्छे हों। लेकिन हम इस लालच या अहंकार से बच कैसे सकते हैं? चलिए मान लेते हैं कि मैं वो प्रोडक्ट मैनेजर हूं और मैंने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। स्वाभाविक रूप से अगर वो प्रोडक्ट हिट होता है तो मैं चाहूंगी कि मेरा नाम हो। हाँ, ये मानव स्वभाव है। और अगर वो फ्लॉप होता है तो मेरा करियर दांव पर है। जब परिणाम सीधा मेरी पहचान से जुड़ा हो तो मैं खुद को केंद्र से कैसे हटा सकती हूँ? इसके लिए चौहान एक बहुत ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक उपकरण देते हैं जिसे उन्होंने डी ओनरशिप कहा है। डी ओनरशिप? हाँ, आसान भाषा में कहें तो मनोवैज्ञानिक स्वामित्व का त्याग। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप जिम्मेदारी लेने से भाग रहे हैं। एक लीडर के रूप में आप पूरी 100% जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन आप उस काम के स्वामित्व को अपने ईगो से नहीं जोड़ते। मुझे इन दोनों के बीच का फर्क समझना है। जिम्मेदारी लेना लेकिन स्वामित्व छोड़ देना। ऐसा लगता है कि हम शब्दों के साथ खेल रहे हैं। अगर कोई चीज मेरी जिम्मेदारी है तो वो मेरी ही तो है। इसे इस तरह से देखें,
जब आप किसी प्रोजेक्ट के साथ मनोवैज्ञानिक स्वामित्व जोड़ लेते हैं तो आप ये मानने लगते हैं कि ये प्रोजेक्ट मैं हूं। अच्छा। अब मान लीजिए कि बाजार की किसी स्थिति के कारण वो प्रोजेक्ट बुरी तरह विफल हो जाता है। एक पारंपरिक लीडर जिसने प्रोजेक्ट को अपनी पहचान बना लिया था, वो एक भयानक ईगो क्रैश का शिकार होगा। हाँ, वो तो टूट ही जाएगा। वो रक्षात्मक हो जाएगा, वो डेटा छुपाना शुरू कर देगा, वो दूसरी टीमों पर दोष बढ़ेगा क्योंकि उसे लगता है कि प्रोजेक्ट का गिरना असल में उसका खुद का गिरना है। हाँ, मैंने कई लोगों को अपनी गलतियों को सही साबित करने के लिए अजीबोगरीब तर्क देते देखा है। वे सत्य को स्वीकार ही नहीं कर पाते क्योंकि वो उनके अहंकार को चोट पहुंचा रहा होता है। दूसरी ओर एक डी-ओनर लीडर उस विफलता को एक व्यक्तिगत हमले की तरह नहीं लेगा। वो विफलता को केवल एक सिस्टम फीडबैक के रूप में देखेगा। सिर्फ एक फीडबैक? हाँ, वो कहेगा बाजार ने इसे स्वीकार नहीं किया, मतलब हमारे तरीके में कोई खामी थी, चलो इसे ठीक करते हैं। स्वामित्व छोड़ने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि कोई भावनात्मक बोझ आपके फैसले को धुंधला नहीं करता। आप तुरंत कोर्स करेक्शन कर सकते हैं। बिल्कुल, बिना किसी आत्मग्लानि के आप दिशा बदल सकते हैं। ये आपको बर्नआउट से भी बचाता है। ये बात मुझे उस सबसे बड़ी संगठनात्मक बीमारी की तरफ ले जाती है जो मुझे आजकल हर जगह दिखाई देती है। कौन सी बीमारी? जब लोग परिणाम से इतना डरते हैं तो वे फैसले लेने से ही बचने लगते हैं। आजकल की मीटिंग्स में सबसे आम वाक्य जो सुनने को मिलता है वो है मुझे ये फैसला लेने से पहले थोड़ा और डेटा चाहिए। हाँ, डेटा के पीछे छुपना। एकदम। लीडर्स अनिश्चितता का सामना करने के बजाय डेटा के पहाड़ के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। चौहान इसे बहुत ही कड़े शब्दों में इंटेलेक्चुअल कायरता कहते हैं, बौद्धिक कायरता। बाप रे, ये तो बहुत कड़ा शब्द है। हाँ, और ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी कॉर्पोरेट व्यवस्थाओं की संरचना ही ऐसी है। वे अक्सर गलत फैसला लेने पर लोगों को सजा देती हैं, लेकिन फैसला टालने पर कोई सजा नहीं मिलती। ये बहुत ही गहरी बात है। गलत निर्णय पर आपको नौकरी से निकाला जा सकता है, लेकिन अगर आप कहें कि हम अभी बाजार का विश्लेषण कर रहे हैं तो आपको एक समझदार रणनीतिकार मान लिया जाता है। यही तो समस्या है। सच्चाई ये है कि इस जटिल दुनिया में आपके पास कभी भी 100% डेटा नहीं होगा। जानकारी हमेशा अपूर्ण ही रहेगी। ऐसे में लगातार और डेटा का इंतजार करना वास्तव में शोध नहीं है, ये जिम्मेदारी से भागने का एक परिष्कृत तरीका है। ये उस डर को छुपाने की कोशिश है कि अगर मैं गलत साबित हुआ तो क्या होगा। तो इसका विकल्प क्या है? अगर मेरे पास डेटा नहीं है तो क्या मैं बस अंधेरे में तीर चला दूं? नहीं, अंधेरे में तीर चलाना लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप का अर्थ है अपूर्ण जानकारी के साथ काम करना, लेकिन आश्वासन खोजने के बजाय अलाइनमेंट यानी सही दिशा और तालमेल पर भरोसा करना। अलाइनमेंट पर भरोसा करना। क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट का अंत अच्छा ही होगा? जो कि कोई नहीं दे सकता। भविष्य की गारंटी कौन ले सकता है? कोई नहीं। लेकिन एक अलाइंड लीडर ये नहीं पूछता कि अंत कैसा होगा। वो पूछता है कि हमारी मौजूदा शक्तियों, हमारे संसाधनों और हमारी नैतिक जिम्मेदारियों को देखते हुए क्या इस पल में ये कदम उठाना सही दिशा में है? वो दिशा की शुद्धता देखता है। बिल्कुल। वो परिणाम की गारंटी नहीं खोजता। वो जानता है कि उसे आंशिक जानकारी के साथ ही आगे बढ़ना है, लेकिन उसका निर्णय उसके सिस्टम के मूल्यों के साथ अलाइंड है। ये दर्शन वाकई आपको उस दबाव से आजाद करता है जहां आपको सब कुछ पता होना चाहिए। हाँ। लेकिन मेरे पास एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल है। ये सब सुनने में बहुत तार्किक लगता है, लेकिन दिन प्रतिदिन की भागदौड़ में इसे लागू कैसे किया जाए? ये एक अच्छा सवाल है। समाज हमेशा से चमत्कारी उद्धारकर्ताओं की तलाश में रहता है जो रातों रात सब ठीक कर दे, और हमारे अंदर का ईगो भी हमें हीरो बनने के लिए उकसाता है। इस चक्र से बाहर निकलने का व्यवहारिक तरीका क्या है? समाज भले ही नायकों की तलाश करे, लेकिन चौहान का मॉडल चमत्कार नहीं बल्कि जिम्मेदार बुद्धि की मांग करता है। इस अहंकार और पिछले फैसलों के बोझ से बचने के लिए चौहान एक बहुत ही स्पष्ट कार्य प्रणाली देते हैं। वो क्या है? एक्ट, रिलीज, री एंगेज का चक्र। एक्ट, रिलीज, री एंगेज। यानी कार्य करो, उसे छोड़ो और फिर से जुड़ो। इसे एक उदाहरण से समझाइए ना। मान लीजिए मैं एक सेल्स हेड हूँ और मैंने अभी अभी अपना सबसे बड़ा 10 करोड़ का क्लाइंट खो दिया है। अब मैं इस चक्र का इस्तेमाल कैसे करूं? सबसे पहला कदम है एक्ट, यानी कार्य करना। आपने उस क्लाइंट को बचाने के लिए अपनी पूरी क्षमता, बुद्धि और अलाइनमेंट के साथ जो बन पड़ता था वो किया। लेकिन अब परिणाम आ चुका है और आपने क्लाइंट खो दिया है। यहाँ दूसरा कदम आता है रिलीज, यानी छोड़ना, जो कि सबसे मुश्किल है। बिल्कुल, ये सबसे मुश्किल हिस्सा है। इसका मतलब है कि उस विफलता के कारण जो निराशा, जो आत्मसंदेह
या ईगो को जो ठेस पहुंची है, उस मानसिक बोझ को आपको वहीं उतार कर रख देना है। आपको उस विफलता को अपनी अगली मीटिंग में साथ लेकर नहीं जाना है। ये कहना बहुत आसान है, लेकिन किया कैसे जाए? इसे ऐसे किया जाता है कि आप खुद को याद दिलाते हैं कि परिणाम एक सिस्टम फीडबैक था, आपकी व्यक्तिगत कीमत का पैमाना नहीं। जब आप सचेत रूप से उस बोझ को छोड़ते हैं, तब आप तीसरे कदम के लिए तैयार होते हैं, री एंगेज, यानी फिर से जुड़ना। अच्छा। अब आप अपनी टीम के साथ अगली मीटिंग में बिना किसी पिछले पूर्वाग्रह के, बिना किसी थकावट के, एक साफ स्लेट के साथ प्रवेश करते हैं। आप पूरी तरह वर्तमान में मौजूद होते हैं। ये प्रक्रिया आपके दिमाग और सिस्टम को हर बार न्यूट्रल कर देती है। ये वाकई बहुत शक्तिशाली है। अगर हम सफलता के अहंकार और विफलता के दुख को बार बार रिलीज कर सके, तो हम इतिहास के कैदी नहीं बनेंगे। बिल्कुल सही कहा। तो हमारी इस पूरी गहरी चर्चा के बाद यदि हम इन सभी धागों को एक साथ समेटें, तो नेतृत्व की इस नई वास्तुकला का अंतिम सत्य क्या है? अंतिम सत्य यह है कि नेतृत्व का अर्थ कभी भी सही साबित होना, हर चीज का उत्तर जानना या हर चीज पर पूर्ण नियंत्रण पाना नहीं रहा है। इसका वास्तविक अर्थ है सिस्टम की निरंतरता को बनाए रखना, कंटिन्यूटी को बनाए रखना। निरंतरता। हाँ। एक लीडर का काम यह सुनिश्चित करना है कि जब वो अनिश्चितता के तूफान से गुजरे तो उसका सिस्टम टूटे नहीं, बल्कि वो उस झटके को सोख ले, उससे सीखे और आगे बढ़ता रहे। ये नियंत्रण नहीं, ये एक गहरा तालमेल है। मुझे लगता है कि इस पूरी चर्चा का सार संदीप चौहान के उस एक वाक्य में छुपा है कि लीडरशिप वो नहीं जो याद रखी जाए, बल्कि वो है जो क्षमता छोड़कर जाए। बिल्कुल। जब एक लीडर उस जगह से जाए तो लोगों को उसकी महानता के गीत नहीं गाने चाहिए, बल्कि वहां एक ऐसा सिस्टम खड़ा होना चाहिए जो पूरी तरह से सक्षम हो और अपने फैसले खुद ले सके। और यही वो विचार है जिसके साथ हम आज इस चर्चा को समेटेंगे। लेकिन जाने से पहले श्रोताओं के विचार करने के लिए एक अंतिम बात। हाँ बिल्कुल। आज हमने बात की कि एक लीडर का असली काम खुद को अनावश्यक बनाना और सिस्टम में अदृश्य क्षमता का निर्माण करना है। जरा अपने आसपास देखें। आधुनिक व्यवस्थाओं में, चाहे वो राजनीति हो, कॉर्पोरेट दफ्तर हो या यहाँ तक कि हमारे अपने परिवार, जहाँ हर व्यक्ति खुद को अपरिहार्य साबित करने में, ये दिखाने में लगा है कि मेरे बिना तो यहाँ काम ही नहीं चलेगा, वहाँ क्या वाकई कोई नेतृत्व हो रहा है? सोचने वाली बात है। या ये केवल हमारे गहरे बैठे हुए डर और असुरक्षा का प्रदर्शन है? शायद असली शक्ति हर बटन को खुद दबाने में नहीं, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाने में है जिसे किसी रिमोट की जरूरत ही ना हो। बिल्कुल। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अपने जीवन में टटोलना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नए विषय के साथ।